थे कि नहीं? नहीं दिए थे? पिछला होमवर्क था ना? हाँ, नहीं था? लगता है पिटाई होने से संख्या कम गिरेगी। है क्या चीज एग्जाम? आज से स्टार्ट है क्या? चलो पढ़ाते हैं, नहीं सुनेंगे। कहाँ तक बताए थे, क्या बता रहे थे? पीएच स्केल। पीएच स्केल यहाँ ध्यान दीजिएगा। कल हम बताए थे कि पीएच स्केल का रेंज होता है 0 से 14, 0 से लेकर के 14 तक। इसका खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? सोरेनसन। एक स्केल है जिसमें हम किसी भी सॉल्यूशन का एसिडिक और बेसिक नेचर को पहचानते हैं। पहला एसिडिक बेसिक पहचानने का नियम क्या बताए थे? टेस्ट करके। दूसरा पानी में डिजोल्व करके। और तीसरा हम बता रहे हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल यानी जिसका 0 से 7 तक रेंज है वह अम्लीय प्रकृति का, 7 और 14 तक रेंज है वह, यानी 7 और 14 तक कौन सा आयन सबसे ज्यादा रहेगा? हाइड्रोक्साइड आयन। 0 से 7 तक कौन सा आयन ज्यादा रहेगा? हाइड्रोजन आयन। और जिसका 7 है वह कौन सा आयन ज्यादा रहेगा? दोनों आयन बराबर रहेगा। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों आयन बराबर रहेगा। अब एक चीज को समझना कि अगर जब चीजें स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड में पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए? 0 से 3 तक। या जब पूरा स्ट्रॉन्ग है तो पीएच इसका कितना होना चाहिए? 0 से 3 तक। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस में पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए? बहुत ज्यादा, 12, 13, 14, 12 से लेकर के 14 तक। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा ना, तो इसी कंडीशन में सिर्फ याद रखिएगा कि यहाँ पीएच वैल्यू 7 हो जाता है। पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा? 7। इसका पीएच वैल्यू कितना? 0 से 3 तक। इसका पीएच वैल्यू कितना? 12 से 14 तक। तो एसिड प्लस बेस ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं कि अम्ल और क्षार आपस में मिलता है तो क्या बनेगा? सॉल्ट। क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस पानी। तो सॉल्ट क्या निकाल दिया हुआ? नमक। लेकिन ये ऐसा सॉल्ट पर बनता है कि ये ना एसिडिक नेचर का होगा और ना ही बेसिक नेचर का। इसका पीएच वैल्यू 7 आ जाएगा। कहने का अर्थ हुआ ये सॉल्ट बना, लेकिन कैसा सॉल्ट बना? न्यूट्रल। न्यूट्रल कहने का अर्थ हुआ उदासीन। जैसे में HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कल लिखवाए थे ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। और कल ये भी लिखाए थे NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 14। और इसका पीएच वैल्यू 0 से 1 तक। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जैसे मिला, इसका रिएक्शन करवाएं तो इसको ब्रेक कर तो क्या बन जाएगा? NaCl प्लस H2O। तो NaCl क्या है? सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट? जहां हम लोग खाने में यूज करते हैं। तो जो नमक हम लोग खाते हैं ना उसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 7। जो नमक हम लोग यूज करते हैं वह अम्लीय प्रकृति है कि क्षारीय? दोनों नहीं है। कैसा है? न्यूट्रल है, क्योंकि पीएच वैल्यू कितना रहा है? 7। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्शन करवाते हैं तो 60 कभी पूछेगा नहीं, उसका पीएच वैल्यू कितना आना चाहिए? 7। लेकिन थोड़ा चेंज कर देते हैं यहाँ, थोड़ा सा चेंज कर दिए कि हम एसिड को स्ट्रॉन्ग ही रखें। इसको याद रखना। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग कहने का तो प्रबल, इसके साथ हम क्या मिला दिए? वीक। वीक बेस।
दुर्बल क्षार। तो यहां भी तो एसिड और बेस है, यहां भी क्या है, एसिड प्लस बेस, यहां भी सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट के अलावा कुछ नहीं बनने वाला, यहां भी सॉल्ट बनने वाला है। लेकिन ये सॉल्ट का पीएच वैल्यू डिपेंड करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड पर। देखना है दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड है। तो यहाँ पीएच, एसिड का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 से कम। तो यहाँ पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 से कम। तो ये नमक बना है लेकिन इसका पीएच वैल्यू 7 से कम आएगा। ये भी नमक बना है लेकिन इसका पीएच वैल्यू 7। तो साल्ट का पीएच वैल्यू 7 भी हो सकता है, 7 से कम भी हो सकता है। लेकिन जो हम लोग नमक खाते हैं वो कैसा नमक होता है, उदासीन, न्यूट्रल, क्योंकि वह स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है। और देखो थोड़ा सा चेंज करते हैं, मान लो कि हम ले लिए क्या, वीक एसिड। वीक एसिड कहने का अर्थ हुआ पीएच वैल्यू 3 से ज्यादा, ठीक है। और इसके साथ ले लिए स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक और स्ट्रॉन्ग को छोड़ दो, यहां मिल क्या रहा है, एसिड प्लस बेस, बनेगा क्या, सॉल्ट बनेगा प्लस पानी। अब बोला जाएगा इस सॉल्ट का पीएच वैल्यू बताइए, इस सॉल्ट का पीएच वैल्यू बताइए। तो देखेंगे स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस। बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग। तो जो स्ट्रॉन्ग है तो बेस का पीएच वैल्यू क्या बताए थे, 7 से ज्यादा। तो ये जो नमक बनेगा ये 7 से ज्यादा बनेगा, इसका पीएच वैल्यू क्या होगा, 7 से ज्यादा। तो यहाँ ये आपको याद रखना कि कब पीएच वैल्यू, सॉल्ट का पीएच वैल्यू 7 होगा, कब क्या होगा 7 से कम होगा, और कब क्या होगा 7 से ज्यादा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, पीएच वैल्यू कितना, 7। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, पीएच वैल्यू कितना, 7 से कम। और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा। दोनों वीक कर दें एसिड और बेस होता। अगर हम वीक एसिड ले लिए और वीक बेस ले लिए, न्यूट्रल नहीं होगा। न्यूट्रल सिर्फ एक ही केस में होता है, और वो वीक एसिड वीक बेस में आप बता नहीं सकते, ये तीनों केस बन जाता है। तीनों केस कहने का तो क्या, जो तीनों बताए हैं वो तीनों बन सकता है, वो डिपेंड करता है कितना वीक है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि ये तीनों कंडीशन कब लागू होता है, न्यूट्रल, बेसिसिटी और एसिडिटी, जब दोनों को वीक कर दिया जाए। दोनों को क्या कर दिया जाए, वीक। वीक एसिड के साथ वीक बेस मिला दोगे तो न्यूट्रल भी बन सकता है, अम्लता भी बन सकता है, और क्षारीय भी बन सकता है। ये दोनों केस फॉलो होता है। तो सर पे आप इतना लिखिएगा, आपको सिर्फ ये लिखना है 3 पॉइंट। स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस, पीएच वैल्यू कितना, 7। ये 60 तो सबको पता है। स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक बेस, तो पीएच वैल्यू 7 से कम। ये मौसम में सर्दी हो गया जी, हैं आइसक्रीम खाती है। सर्दी का मौसम चल रहा है का, हाँ
थोड़ा सा मौसम हल्का ठंडा हुआ। लड़कियां लोग गुपचुप और आइसक्रीम साथ में खाती है तो होगा ये। और लड़का लोग किस लिए हुआ? हाँ, आजकल शादी में तो दोनों चीज चलता है, आइसक्रीम भी चलता है, साथ चलता है ठंडा गरम सब। खा पी के सुबह सर्दी लेके आ जाती है। पीएच वैल्यू कुछ के याद रखा जाए, ठीक है। जैसे आपसे यूरिन का पूछ दिया जाता कितना, 6, ब्लड का 7.4, ठीक है। वाटर का, डिस्टल वाटर का 7, डिस्टल वाटर कितना 7, ठीक है। रेन वाटर का, रेन वाटर वाटर वर्षा का पानी, ये सब याद कम से कम रखना है। ये भी लिखवा दें, ये भी लिखवा दें। पीएच वैल्यू याद नहीं रख सकते हो? किताब उताब नहीं पढ़ते आप लोग? पढ़ा कीजिए किताब, ठीक है। एनसीईआरटी उठाइए, उसको पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो आप एग्जाम के क्वेश्चन से भटकोगे नहीं। बाकी बाकी बुक भी अच्छा है, लेकिन आपको ज्यादा पढ़ना पड़ जाएगा, ठीक है। बाकी बुक में कंटेंट ज्यादा रहता है, एनसीईआरटी में कंटेंट कम रहता है, लिमिट रहता है आपकी। चलिए, कुछ कुछ पीएच वैल्यू याद रखना है। जैसे आपसे पूछ दिया जाए, अभी हम पूछ दें क्या, डिस्टल वाटर का पीएच वैल्यू, सिर्फ डिस्टल वाटर का ही याद रखना। डिस्टल वाटर का 7 होता है पीएच वैल्यू। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए रेन वाटर, रेन वाटर का पीएच वैल्यू 5.6, ये याद रखना। रेन वाटर मतलब क्या, वर्षा का पानी। लेकिन अगर ये रेन वाटर कैसा हो, एसिडिक हो, एसिडिक समझते हैं, अम्लीय वर्षा पूछा जाए कि अम्लीय वर्षा का पीएच वैल्यू कितना होगा, तो ये डिपेंड करेगा कि कितना अम्लीय वर्षा है। सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा या नाइट्रिक एसिड यानी नाइट्रस डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है, तो ये लेस देन 5.6 याद रखना। यही आपको ऑप्शन में रहेगा, 5.6 से कम आना चाहिए। ये वाला ऑप्शन देखना कि 5.6 से कम कहां दिया हुआ है। ये पूरा पूरा लिखा हुआ रहेगा, कभी 4 नहीं रहेगा, कभी 5 नहीं रहेगा, लिखा रहेगा 5.6 से कम। किसका, एसिडिक रेन वाटर। लेकिन अगर सी वाटर है, सी वाटर मतलब क्या, समुद्र का पानी, इसका पीएच वैल्यू होता है 8। यही बेसिसिटी नेचर का होता है, क्षारीय नेचर का। तो इसका पीएच स्लाइटली बेसिक होता है, स्ट्रॉन्ग बेस में होता है। तो कुछ याद रखिएगा, जैसे में, और लेमन का कितना होता है 2.3 से 3.3 वैरी करता है। ऐसा नहीं लेमन का हम 2.3 बोल दिए, एग्जाम में आ गया 2.7 तो छोड़ देना है, ठीक है। तो आप पीएच वैल्यू कुछ तो कुछ वैरी करते तो देखिएगा, कभी 2.3 याद रहेगा, कभी 3 दे देगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं ऑप्शन में 2.3 भी दे दे, 2.4 भी दे दे, ऐसा ऑप्शन नहीं रहेगा। पीएच रेंज में ऐसा ऑप्शन नहीं दिया जाता। लेमन, जैसे ब्लड, ब्लड का तो बताया हुआ है, ब्लड का कितना होता है 7.4। रियल में ये 7.4 से लेकर के 8 तक होता है, कभी 7.5, लेकिन आप याद रखिएगा 7.4, क्योंकि जनरली ऑप्शन में यही रहता है। चलो इसको लिख लो, ज्यादा नहीं, ये याद रखना, ठीक है। और ये याद रखना, अम्लीय
वर्षा पानी का पीएच वैल्यू 5.6 से कम होता है और वर्षा का पानी दिया रहेगा तो 5.6। क्या चीज का, क्या बोल रही है? दूध का, तो दूध का भी याद रखो। यूरिन का याद रखो 6 के आसपास, ठीक है। मिल्क के भी याद रखो, मिल्क भी 6.5 के आसपास होता है। ये वैरी करेगा, ठीक है, आप ऐसे लिख दो, ठीक है। इसके आसपास में रहेगा तब देखेंगे, वैरी करते रहता। हाँ, नीचे करें जी। HCl, हमारे पेट में कौन सा एसिड है? HCl, उसका पीएच वैल्यू HCl, इसका पीएच वैल्यू बताइए। हाँ, इसका पीएच वैल्यू अगर यहाँ पर एक कंसंट्रेट दे दिया जाए, कंसंट्रेट समझते हो ना, सांद्रण, सांद्रण कहने का अर्थ हुआ जिसमें HCl पूरी तरह से डिजोल्व हो जाए, किसमें? पानी में। HCl पूरी तरह से डिजोल्व हो जाए पानी में, यानी HCl पूरी तरह से डिजोल्व पानी में कब होगा? जब पानी की मात्रा ज्यादा और HCl की मात्रा कम। तो इस केस में सांद्रण HCl का पीएच वैल्यू हो जाएगा 0, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड। अब आगे किसी का 0 नहीं होता, ठीक है। लेकिन सिर्फ HCl लिख दिया जाए कि HCl के बताओ बाबू, और सांद्रण ना लिखे, सांद्रण ना लिख दे, कभी कभी लिख देगा तनु, तनु मतलब डायलूट, ठीक है। तनु ना समझो तो अनु लिख दोगे तुम लोग। HCl लिखा रहेगा तो इसका पीएच वैल्यू 1 से लेकर के मान लो कि 1.5 तक ही दिया रहेगा, कभी 1.2 दे देगा, ठीक है। लेकिन कभी ध्यान दीजिएगा कि सांद्रण जब यूज कर दिया तो इसका पीएच वैल्यू 0 हो जाएगा। केमिस्ट्री में 2 वर्ड को समझना, एक होता है कंसंट्रेट, सांद्रण, एक होता है डाइल्यूट, डाइल्यूट मतलब तनु। डाइल्यूट और कंसंट्रेट क्या होता है ये समझिएगा। कंसंट्रेशन कहने का अर्थ हुआ पानी की मात्रा ज्यादा और अम्ल की मात्रा कम, यानी अम्ल पूरी तरह से घुल गया किसमें? पानी में। और अम्ल पूरी तरह से घुल गया तो अम्ल से कौन सा आयन रिलीज होगा? हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन ज्यादा कि कम? ज्यादा। और हाइड्रोजन आयन ज्यादा तो पीएच वैल्यू कम। बताए थे निकल कि हाइड्रोजन आयन ज्यादा कब होगा? जब पूरी तरह से पानी में घुल जाए, ठीक है। लेकिन डाइल्यूट में कहने का अर्थ हुआ एसिड की मात्रा ज्यादा और पानी की मात्रा कम, तो इसमें एसिड पूरी तरह से डिजोल्व नहीं हो पाता, इसमें हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा लेकिन कम। तो हाइड्रोजन आयन कम तो पीएच वैल्यू ज्यादा। किससे ज्यादा? सांद्रण से ज्यादा होगा पीएच वैल्यू, किसमें? डाइल्यूट में। तो डाइल्यूट HCl का पीएच वैल्यू लगभग 2 के आसपास होता है, लेकिन सांद्रण HCl का पीएच वैल्यू 0 होता है, ठीक है। चलो और क्या लिखवा दें? आप पेट वाला चीज लिख लो, जैसे में आपके क्या टूथपेस्ट आप लोग यूज करते हैं घर में, क्या पेस्ट करके यूज आए? टूथपेस्ट। टूथपेस्ट समझते हैं? कॉलगेट, पेप्सोडेंट, इसका पीएच वैल्यू होता है 8 से 9 के आसपास। ये क्षारीय प्रकृति का, कैसा प्रकृति है? क्षारीय। हमारा सलाइवा कैसा प्रकृति है? सलाइवा कैसा है? लार। लार का पीएच वैल्यू कितना होता है? ये कैसा है? ये 2.3 होता है। ये सलाइवा है क्या? एसिडिक नेचर का है। और ये क्या है? बेसिक। तो हम एसिड में क्या डाल रहे हैं? बेस डाल रहे हैं। तो आप बताओ ये सलाइवा का पीएच वैल्यू घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ते रहेगा।
जितना आप कोलगेट यूज करो पीएच वैल्यू बढ़ते जाएगा। अब पीएच वैल्यू बढ़ने के कारण है कि आपका मुंह में डाइजेशन किसका होता है, पाचन होमवर्क दिया हुआ है, नहीं बताओगे तो सुनना स्टार्ट कर देंगे। किसका होगा, कार्बोहाइड्रेट। किसमें टूटता है, माल्टोज में। किसमें, माल्टोज में। पीएच वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा, एसिडिक का कारण होता है, एंजाइम का काम होता है कि डाइजेशन करवाना, किसका, पोषक तत्व का। और जैसे पीएच वैल्यू बढ़ेगा आपका डाइजेशन क्या हो जाएगा, स्लो। डाइजेशन क्या हो जाएगा, स्लो। जो खाना पचना चाहिए 4 से 5 घंटा, वो आपको शाम तक भरा भरा रहेगा। तो इस केस में आपका डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसीलिए टूथपेस्ट को जितना कम से कम यूज करें। ठीक है, वहां पर देख लीजिए, ये पूरी तरह से बेसिसिटी नेचर का होता है, अम्लीय क्षारीय प्रकृति का होता है, पूरी तरह से केमिकल का बना होता है। आपको क्या यूज करना है, नीम का दातून। क्या यूज करना है, नीम का दातून होने से आपका मुंह में सलाइवा बाहर मुंह बनेगा। एक गिलास निकाल सकते हो और उसको दोबारा पी जाओ, उससे आपका पेट का सारा बीमारियां कंप्लीट। उसके बाद पूरी खाओ, गुपचुप खाओ, आइसक्रीम खाओ, पार्टी में जाओ। ठीक है, अब यहां से समझिएगा एक चीज और, लीवर, यकृत। यकृत कौन सा जूस निकालता है, बाइल जूस। बाइल जूस किसका डाइजेशन करवाता है, फैट का, वसा। लेकिन लीवर का जो पीएच वैल्यू होता है, ये हल्का बेसिसिटी नेचर का होता है। हल्का बेसिसिटी मतलब कहने का अर्थ हुआ क्या, दुर्बल क्षार। 7 8 क्या हुआ, दुर्बल क्षार। स्ट्रॉन्ग क्षार क्या होगा, जब 12 से ज्यादा हो जाएगा। 12 से ज्यादा, जैसे 12 से ज्यादा किसका होता है, एक होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका होगा 12.5, और एक होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका होता है 40। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज हम बनाते हैं साबुन बनाने में, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं साबुन बनाने में। साबुन के चैप्टर में पढ़ाएंगे कि अगर इसको मिला दिए अब फैटी एसिड के साथ, तो इससे जो साबुन बनेगा वो हार्ड बनेगा। हार्ड मतलब क्या, कठोर, जैसे कपड़ा धोने वाला साबुन। ठीक है, और अगर आप इसको मिला दिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका पीएच वैल्यू इससे क्या है, कम। तो इससे भी साबुन बनेगा, लेकिन इससे साबुन बनेगा क्या, मुलायम साबुन, जैसे डव, पियर, यानी सॉफ्ट। नहाने वाला साबुन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कपड़ा धोने वाला साबुन सोडियम। समझ में आया, बर्तन धोने वाला साबुन नहीं, वह डिटर्जेंट होता है। ठीक है, तो ये नहीं कि बर्तन धोने वाला साबुन क्या सर, तो वो साबुन रियल में वो साबुन वो क्या है, डिटर्जेंट है। तो डिटर्जेंट का यूज ये दोनों से नहीं होता है, डिटर्जेंट का यूज सल्फोनिक एसिड से होता है। ठीक है, तो यहां बस इसका याद रखिए कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, और इसका पीएच वैल्यू कितना, 12.5, और इसका वैल्यू पीएच वैल्यू 14। साबुन कैसे बनता है, साबुन के चैप्टर में समझेंगे, इतना लिख लीजिए आप। और नीचे अब उतार के नहीं खींचा जी, यहां से होमवर्क दे सुने में दे पढ़ा देते हैं, तो उन लोग भी वो लोग भी पढ़ाते नहीं, खाली मारते हैं। छोड़ो भाई, क्या जरूरी है दुश्मनी मोल लेना। ठीक है, कहने कह रहे हो दिमाग खराब हो गया, रोड पर पीट दिया तब तो ठीक है, आज का रंगदार लेके रहता है सब। नहीं, दोस्तों के साथ मिल जाएगा, अरे यही मास्टर वो मारा, घेर ले, हाँ कुछ नहीं करेगा। चलो लिखो, तुमको क्या छोड़ा है कि मारना बंद कर देंगे, नहीं याद करो।
पीटेंगे, लेकिन आज पढ़ाने के, आज कंप्लीट करने के चक्कर में। चलो यहां तक हो गया, पढ़ा लेते हैं, देखेंगे टाइम बचेगा तो लास्ट में 5-10 मिनट पूछेंगे। पहले पूछ लेते हैं तो दिमाग ही खराब हो जाता, पढ़ाने की इच्छा कम करता, इसीलिए पहले पढ़ा लेंगे मन भर के, फिर देखेंगे आज काम बेसी हो गया पढ़ने लायक, आप पूछा जाए। ठीक है, चलो ये सब आपका याद करना काम है। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखो। मंडे को क्या, फिजिक्स, मंडे को फिजिक्स। ठीक है, देखो ये सब छूटेगा ना काम चल जाएगा, फिजिक्स में छूट जाएगा ना काम नहीं चलने वाला, पहले बता दे रहे। फिजिक्स में छोड़ो ना, 10 मिनट भी लेट से आओगे ना तो नहीं समझ में आ, पूरा क्लास लगे कहाँ बता रहे हैं, कहाँ न जा रहा है, कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो 10 मिनट भी लेट होए तो सोचना कि नहीं जाए आज, नहीं समझे। जैसे मान लीजिए हम क्लास लेट से आए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 7:50 के आसपास, मान 7 बजे हम स्टार्ट कर दिए, अब आप 7:10 तक पहुंच रहे हैं, तब पूरा क्लास है आपको समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, फिजिक्स एक ऐसा ही चैप्टर है, तुमको लग रहा है कि बीच में से आके पढ़ के समझ में आ जाएगा, नहीं। और जब तक वो चैप्टर कंप्लीट ना होगा तब तक आपको माथा भारी भारी लगेगा, माइग्रेन संबंधित बीमारी हो जाएगा। इसीलिए फिजिक्स में टाइम से आना। ठीक है, हो सके 5 मिनट बैठना रहे, लेकिन टाइम से बैठ जाना। बाकी केमिस्ट्री या बायोलॉजी में चलेगा काम। चलिए, बायोलॉजी पढ़ना आसान है, क्यों? उसको वो पढ़ने में अच्छा भी लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह आप अपने बारे में पढ़ते हैं, अपना लीवर के बारे में पढ़ते हैं, अपना पेट के बारे में पढ़ते हैं, अपना किडनी के बारे में पढ़ते हैं, तो थोड़ा जिज्ञासा रहता है कैसे काम करता है, मशीन है, हमारा भी लीवर ऐसी काम कर रहा होगा अंदर, ये सब पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन फिजिक्स में आपका भेजा काम करना चाहिए, भेजा काम नहीं कर रहा है तो दिक्कत। यहां तक हुआ कि सुन रहे थे? चलिए, आप ये तीन रूल बता दिए। चौथा क्या होता है? चौथा होता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर का यूज हम लोग एसिडिक बेसिस में करते हैं कि नहीं करते हैं? बताए थे। लेकिन लिटमस पेपर कहां से प्राप्त होता है? लाइकेन प्लांट से। लाइकेन का एक प्लांट है, देखो समझना, बताए हैं ना ये सवाल में। लाइकेन का एक प्लांट है, जो नहीं पढ़े हैं वो देखिएगा। इस लाइकेन प्लांट से हम 12 कलर का पत्तियां यूज करते हैं, लेकिन आम लोग क्षार को पहचानने में मत 2 कलर का। एक क्या होता है? एक होता है ब्लू लिटमस पेपर, एलपी मतलब क्या? लिटमस पेपर। तो नीला लिटमस पेपर में अगर हम क्या डाल दिए? बेस। क्या डाल दिए? बेस। तो इसका क्या हो जाएगा कलर? अरे ब्लू ही रहेगा, रेड कैसे हो जाएगा? तब ब्लू लिटमस पेपर में बेस डालने पर क्या होगा? ब्लू। लेकिन यहां डाल देंगे एसिड, तब क्या हो जाएगा? रेड। लेकिन अगर रेड लिटमस पेपर का यूज हम करते हैं और इसमें हम क्या डाल दिए? बेस, तब ये किस कलर का? ब्लू। ये कॉमन है, ये सबको पता रहता है। ठीक है, ये बहुत बहुत कॉमन चीज है। लेकिन यहाँ जो क्लास नहीं किए हैं सवाल का, वो देखिएगा कि ये लिटमस पेपर प्राप्त कहां से होता है। लिटमस पेपर का प्राप्त कहां से होता है? लाइकेन। लाइकेन क्या है? एक प्लांट है जिसे हम एयर पोल्यूशन इंडिकेटर प्लांट कहते हैं। इंडिकेटर यानी वायु प्रदूषण का संकेतक। ये क्वेश्चन आया हुआ कि वायु प्रदूषण का संकेतक कौन सा प्लांट करता है? लाइकेन। कहने का अर्थ हुआ कि वायु प्रदूषण यानी सल्फर डाइऑक्साइड, कभी भी एयर पोल्यूशन की बात आए तो दिमाग में कौन सा ऑक्साइड आना चाहिए? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड।
ये इन्वायरमेंट में ज्यादा होने से आपका अगर सोसाइटी में आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, अगर वहां वायु प्रदूषण है, यानी फैक्ट्री है, वहां सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, और उससे जो वर्षा होगी उसका पीएच वैल्यू कितना होगा, 5.6 से कम, 5.6 से क्या होगा, कम होगा। तो इसमें क्या होता है, ये वायु प्रदूषण का संकेतक होता है, और वायु प्रदूषण में किसका संकेतक, सल्फर डाइऑक्साइड। यानी लाइकेन प्लांट वहीं बन सकता है जहां सल्फर डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना होना चाहिए, 0। कहीं भी अगर लाइकेन का प्लांट आप देख लिए तो ये समझिएगा कि उसके 5 से 8 किलोमीटर के डायमीटर में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है, 0%, यानी वायु प्रदूषण नहीं। गया में लाइकेन प्लांट मिलेगा, मिल सकता है। वायु प्रदूषण है कि नहीं है, कौन बोल रहा है कि नहीं है, गया में तो है। ये सब हिली स्टेशन के एरिया में लाइकेन प्लांट ज्यादा मिलते हैं। अब यहां समझिएगा थोड़ा सा, इस लाइकेन प्लांट में 2 किंगडम पाए जाते हैं। एक क्या बताए थे, फंगी मतलब क्या हो गया, कवक, और एक क्या बताए थे, एल्गी मतलब शैवाल। लाइकेन में 2 कवक, 2 किंगडम रहते, 2 वर्गीकरण, पहला कवक और दूसरा शैवाल। शैवाल का कलर कैसा होता है, इसका कलर कैसा होता है, हरा रंग का, ग्रीन रंग का। कैसा होता है, ग्रीन। क्या गिराया थी, बोतल लेके आता है, ठीक है, कौन सा बोतल गिरा, हाँ, मीटर, तब बोतल क्या बोलता है। देखो शैवाल का कलर कैसा, हरा रंग, और जो हरा रंग का होता है वह प्रकाश संश्लेषण खुद करेगा, और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा शैवाल क्या बनाता है, भोजन। लेकिन कवक है, इसका कलर कैसा होता है, सफेद, व्हाइट, और ये अपना प्रकाश संश्लेषण, यानी कवक में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, यानी ये भोजन नहीं बनाएगा। इसका काम है पानी का अवशोषण करना, पानी का अवशोषण करना, इसका काम है पानी का। तो आपको यहां पर यह ध्यान देना पड़ेगा कि लाइकेन में कितने वर्गीकरण पाए जाते हैं, 2, पहला कवक और दूसरा शैवाल। कवक का काम क्या है, पानी का अवशोषण, शैवाल का काम क्या है, भोजन बनाना। ये 2 वर्गीकरण यानी 2 अलग अलग किंगडम है, और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, दोनों एक दूसरे से फायदा पहुंच रहा है। तो इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन। बताए थे ना, ये दोबारा इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि कुछ लोग वर्गीकरण पढ़े ही नहीं, तो इसीलिए बता दिए कि देखिए यहाँ क्या बता रहा है, लिटमस पेपर का यूज कहां से होता है, एसिड बेस को पहचानने से। तो ब्लू लिटमस पेपर में एसिड डालेंगे तो क्या हो जाएगा, और रेड में बेस डालेंगे तो ब्लू। ये लिटमस पेपर कहां से मिलता है, लाइकेन के प्लांट से। और लाइकेन का प्लांट को क्या बोलते हैं, वायु प्रदूषण का संकेतक। वायु प्रदूषण का संकेतक कहने का अर्थ हुआ जहां सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा 0% है वहीं लाइकेन हो सकता है। अगर सल्फर डाइऑक्साइड का कुछ भी परसेंटेज रहे वहां लाइकेन ग्रो ही नहीं करेगा, ठीक है। अब इस लाइकेन में 2 वर्गीकरण, यानी इस लाइकेन के प्लांट में कवक और शैवाल पाए जाते हैं। कवक और शैवाल का ही निर्माण क्या करता है, लाइकेन। और कवक, लाइकेन में कवक का क्या काम है, पानी का अवशोषण। लाइकेन में शैवाल का क्या काम है, भोजन बनाना। तो भोजन कौन बना रहा है, शैवाल, और पानी को अब्जॉर्ब कौन कर रहा है, कवक। और एक दूसरे को क्या कर रहा है, भोजन ये कवक को दे दिया और कवक इसको पानी दे दिया, तो एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहा है। इस रिलेशन को बोलते हैं सहजीवन संबंध, सिम्बायोटिक रिलेशन, ठीक है। तो यहां से उतारिएगा आप लिटमस पेपर। अभी एसिड बेस को सिर्फ पहचानने के लिए बता रहे हैं। इसका इतना हिंदी जानते हैं ना, ब्लू यानी
नीला, रेड लिटमस पेपर लाल, बीपीएससी लाइकन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन देता है, जो लाइकन का प्लांट से, उसका प्रदूषण से, हो गया, यहां तक हो गया। लाइकेन का प्लांट से एक दवाई बनाई जाती है जिसे हम बोलते हैं मिर्गी का दवा। मिर्गी समझते हैं, जिसे अचानक क्या आ जाता है, दौरा, ठीक है, फरका, हाँ फरका भी बोलते हैं। तो उस तो मिर्गी लाइकेन के प्लांट से हमेशा लिक्विड निकलते रहता, उसी से मेडिसिन बनाया जाता है, मिर्गी की दवाई बनाया जाता है, फिट्स मेडिसिन बनाया जाता है, जिसको अचानक चक्कर आ जाती है, फर्क मतलब जो मिर्गी का लक्षण तो जानवे करते हो क्या होता है, ठीक है। तो लाइकेन का प्लांट मेडिसिन में भी यूज होता है, दवाइयों में भी यूज होता है। क्या प्लांट दिखाएं, कहाँ दिखाएं, गूगल पर चले जाओ, उत्तराखंड में बहुत मिल जाएगा। ऐसे गूगल पर तो हर कोई देख लेगा नहीं, उत्तराखंड में तो वहाँ वायु प्रदूषण कम है, हिल स्टेशन ना कंपनी फैक्ट्री ना कुछ है। हिमाचल में चले जाओ, आपको ये याद रखना है कि लाइकेन में क्या क्या पाया जाता है, कवक प्लस शैवाल। लाइकेन में कवक प्लस शैवाल पाए जाते हैं। शैवाल का काम है प्रकाश संश्लेषण करना, और कवक का काम है पानी का ऑक्सीजन करना, ठीक है। ये याद हो जाना चाहिए, दोबारा बता चुके। लाइकेन प्लांट या
किस गैस के लिए उत्तरदायी होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए ये जहां है वहां लाइकेन नहीं रहेगा, जहां लाइकेन है वहां ये नहीं रहेगा। सही कि गलत? सल्फर डाइऑक्साइड होगा तो लाइकेन खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जहां लाइकेन है वहां ये नहीं रहेगा, और जहां लाइकेन है ये हो सकता है लेकिन ये खत्म हो जाएगा। लाइकेन क्या हो जाएगा? खत्म। ठीक है, टॉक्सिक कौन है? लाइकेन के सल्फर डाइऑक्साइड? सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये पॉजिटिव एनर्जी है और ये निगेटिव। तो अगर ये निगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव होगा, अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव आया तो इसको भी निगेटिव बना दिया। इसीलिए दोस्ती करो तो पॉजिटिव की निगेटिव के साथ। आप पॉजिटिव हैं कि नहीं है ये डिपेंड करता है ना। नहीं समझे? दोस्त को क्लियर रखो, यानी क्लियर, यानी आसपास, जैसे आसपास सही लोग बैठा हुआ रहना चाहिए। नहीं, जैसे एक कॉन्सेप्ट देखे थे, जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे कि क्या लिखा हुआ बाबू? हाँ, क्या लिखा हुआ? बी की 13। कंफ्यूजन है, क्या है? कंफ्यूजन। इसके आसपास दोस्त को क्लियर कर देते हैं। आप क्या है? ये क्लियर हो गया कि 13 नहीं है, क्या है? बी है। आप थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोलो अभी। तो ये कब क्लियर हुआ? इसका आसपास बैठने वाला दोस्त क्लियर था, ए और सी बिल्कुल क्लियर था। तो जो बीच में भटक रहा था वो भी क्लियर हो गया, हम भी बी हैं। नहीं तो अपने आसपास दोस्त को मजबूत रखो। तो ये तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है जी, न इधर है न उधर है, ये आगे है। ठीक है, हाँ चलिए अब नेक्स्ट कितना नियम बताएं? 4। पांचवा आप लोग को 8th क्लास में पढ़ना है। ठीक है, 8th क्लास में पढ़े होंगे। एसिड बेस को कुछ सॉल्यूशन के द्वारा पहचाना जा सकता है। अब ये सॉल्यूशन क्या क्या है इसको एकदम याद रखना। पहला मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज। दूसरा अला नहीं, पेनोपैथिलीन। ये एग्जाम में पूछा जाता है, एकदम याद रखिएगा, पेनोपैथिलीन। तीसरा बीपीएससी में तो टर्मरिक पूछ दिया गया था, हल्दी पूछ दिया था, हल्दी। ठीक है, और चौथा एक और बता देते हैं, चौथा चाइना रोज। चाइना रोज, चाइना रोज। ये जो 4 इंडिकेटर बता रहे हैं ये एसिड बेस के लिए उत्तरदायी होता है। पहला क्या बताया? मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का अपना कलर जो होता है ना वो हल्का ऑरेंज कलर का होता है, यानी लाइट ऑरेंज कलर का होता है। पेनोपैथिलीन का कोई कलर नहीं होता है, ये कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, कलरलेस। और टर्मरिक का कलर कैसा होता है? कैसा? पीला, येलो, ये तो सबको पता है। और चाइना रोज का कलर होता है ये बहुत तरह से, लेकिन ये हम चाइना रोज कौन सा लेंगे? रेड वाला। 4-5 तरह का चाइना रोज होता है, लेकिन लाल वाला चाइना रोज को हम लेना है। अब यहां पर हम क्या बता रहे हैं इसको याद रखिएगा। 4 इंडिकेटर है और चारों इंडिकेटर से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है इसको याद कर लेना। पहला हम डाल देते हैं एसिड, एसिड यानी अम्ल। दूसरा हम डाल दिए क्या? बेस यानी क्षार। मिथाइल ऑरेंज एक सॉल्यूशन है, ये एसिड बेस में किस तरह से रिएक्शन करता है ये बता रहे हैं। मिथाइल ऑरेंज का अपना कलर कैसा है? हल्का ऑरेंज कलर का। कैसा? हल्का ऑरेंज। जैसे इसमें एसिड डालेंगे, किसमें? मिथाइल, तो ये मिथाइल ऑरेंज लाल हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज कैसा हो जाएगा? लाल। ऑरेंज, हल्का ऑरेंज से क्या हो जाएगा? रेड। लेकिन इस मिथाइल ऑरेंज में बेस डाल दिए तो ये पीला हो जाएगा। कैसा कलर हो जाएगा? पीला। ये याद रखना। पेनोपैथिलीन का कलर कैसा होता है? कलरलेस। ये एक सॉल्यूशन है,
ठीक है, जिसका कोई भी कलर नहीं होता। इसमें एसिड डालने से कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, कलरलेस का कलरलेस है, लेकिन बेस डालने से ये गुलाबी हो जाता है। कैसा हो जाएगा? गुलाबी पिंक। टर्मरिक, टर्मरिक का अपना कलर कैसा है? पीला। एसिड डालेंगे तो कैसा होगा? कोई कलर नहीं देगा, पीला का पीला रहेगा। हल्दी में आप एसिड डाल दो, कोई कलर नहीं देने वाला, पीला का पीला, लेकिन बेस डाल देंगे तो ये हो जाएगा लाल। जैसे आप ये तो घर में टेस्ट कर सकते हैं। टर्मरिक लो और इसमें नींबू निचोड़ दो, तो नींबू क्या है? एसिड है। आप पीला का पीला रहेगा हल्दी। लेकिन हल्का सा आप हल्दी लीजिए और उसमें क्या मिला दें? सरफ मिला दो, डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्या होता है? बेस। जैसे मिलाइएगा तो लाल हो जाएगा। या सब्जी वगैरह खाते हैं, मान लीजिए व्हाइट ड्रेस पहने हुए या कोई भी ड्रेस गिर गया, सब्जी सब्जी में क्या है? हल्दी डाले हैं तो क्या हो गया? पीला पीला दाग। और उसको साबुन या सरफ से धोइए, देखिए लाल हो जाएगा, वह दाग क्या हो जाएगा? रेड। तो यही बोला गया, टर्मरिक का अपना कलर कैसा? पीला। एसिड डालने पर कोई रिएक्शन नहीं, लेकिन बेस डाल देंगे तो वो कैसा हो जाएगा? लाल। हल्दी को लाल बना सकते हैं नहीं, क्या डालने पर? बेस। अब चाइना रोज समझ जाओ। चाइना रोज, चाइना रोज का अपना कलर, जो चाइना रोज का 4-5 कलर होता है, लेकिन लाल वाला चाइना रोज जो है, इसमें अगर हम डाल दिए क्या? एसिड, तो एसिड डालने पर यह हो जाता है डार्क पिंक। डार्क पिंक का दूसरा नाम बोलते हैं मैजेंटा। मैजेंटा, मैजेंटा जानते हैं कि नहीं? तो डार्क पिंक को बोला जाता है मैजेंटा। तो चाइना रोज में अम्ल डालने पर कैसा कलर? मैजेंटा। और चाइना रोज में अगर हम बेस डाल रहे हैं तो ये ग्रीन यानी हरा हो जाता है। ये 4 इंडिकेटर याद रखिएगा। चलिए इसको लिख लीजिए, ये चारों याद होना चाहिए। हो गया।
पहला क्या लिखे हैं, मिथाइल ऑरेंज, इसका कलर लाइट ऑरेंज, हल्का ऑरेंज। इसमें एसिड मिलाएंगे तो रेड, बेस मिलाएगा तो पीला। उसके बाद बताएं पेनोपैथिलीन। पेनोपैथिलीन का कोई कलर नहीं होता है, एसिड डालने पर भी कोई कलर नहीं, लेकिन बेस डालेंगे तो कैसा, पिंक गुलाबी। ठीक है। नेक्स्ट हल्दी, हल्दी का कलर कैसा, पीला, एसिड डालने पर कोई कलर नहीं, पीला का पीला ही रहेगा। ठीक है। लेकिन बेस डालने पर कैसा हो जाएगा, लाल। और चाइना रोज, चाइना रोज लाल अगर चाइना रोज है तो एसिड डालने पर क्या, मैजेंटा, और बेस डालने पर हरा रंग का हो जाता। ये 4 इंडिकेटर याद रखिएगा, जो चारों पूछा जाता है। ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा पूछा है आज तक पेनोपैथिलीन, इसको एकदम हाईलाइट कर लीजिए। पेनोपैथिलीन आगे वाला एग्जाम में चाइना रोज पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट, कितना इंडिकेटर बताएं, 5। पहला एसिड बेस को टेस्ट करेंगे तो कैसा, टेस्ट में कैसा, एसिड में क्या, खट्टा, बेस में कड़वा। दूसरा क्या बताए थे, डिजॉल्व इन वाटर, आर्हेनियस का सिद्धांत याद है। आर्हेनियस का सिद्धांत क्या बोलता है, एसिड को पानी में मिलाओ, कौन सा आयन, हाइड्रोजन। बेस को पानी में मिलाओ, कौन सा, हाइड्रोक्साइड। दूसरा। तीसरा बताए थे पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू का खोज सोरेनसन। पीएच वैल्यू का रेंज 0 से 14, अगर रेंज 0 से 7 अम्लीय, 7 से 14 क्षारीय, 0 से 3 स्ट्रॉन्ग, कैसा, स्ट्रॉन्ग एसिड, 3 से 14 वीक, 7 से लेकर के 9 क्या हो जाएगा, वीक बेस। एसिड कहां से हो गया, 7 प्लस क्या हो जाएगा, बेस। यानी जितना पीएच वैल्यू ज्यादा उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस। और चौथा क्या बताएं, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर कहां से प्राप्त होता है, लाइकन। और बाकी ये इंडिकेटर, आप एक एक एसिड के बारे में पढ़ते हैं और उसका यूज पढ़ेंगे। पहला लिखिएगा HCl। HCl को क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। बताए थे कि HCl कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और HCl का दूसरा नाम होता है म्यूरेटिक अम्ल। किस अम्ल को म्यूरेटिक के नाम से जानते हैं, HCl को, इसे म्यूरेटिक अम्ल कहा जाता है। म्यूरेटिक एसिड। पहला लिखिएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड कहने का रीजन है इसका पीएच वैल्यू कितना, 1 से 1.5 के बीच होता है। इसे इसका HCl का ही दूसरा नाम क्या है, म्यूरेटिक एसिड। म्यूरेटिक एसिड HCl कहां पाए जाते हैं, स्टमक। स्टमक पेट में HCl जो है पेट में एंजाइम को सक्रिय करने के लिए, बताया था ना कि HCl का क्या काम है, आपके पेट में जो एंजाइम पाए जाते हैं, एंजाइम का क्या काम है, पाचन करवाना। कौन कौन से एंजाइम पाचन कराने में मदद करता है पेट में, पेप्सिन और रेनिन। तब पेप्सिन जो है पहले किस फॉर्म में, पेप्सिनोजन, किसमें, और रेनिन प्रोरेनिन। तो ये दोनों डीएक्टिव फॉर्म में रहता है, इसको एक्टिवेट करने का काम किसका है, HCl। HCl एक ऐसा ही अम्ल है जो बाय बर्थ
इंसान को प्राप्त होता है, इसे हम हार्मोन वाला अम्ल भी कहते हैं। कौन सा अम्ल हार्मोन के फॉर्म में रहता है? HCl। कौन सा अम्ल जो है एंजाइम को सक्रिय करता है? HCl। कौन सा अम्ल जो है पाचन करने में भी मदद करता है? HCl। छोटे छोटे माइक्रोब्स को मारने में भी मदद करता है? HCl। और HCl से पेट जलने से कौन सा लेयर बचाता है? श्लेष्मा, म्यूकस। कौन सा लेयर? म्यूकस। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण इसका HCl का यूज कहाँ होता है, ये आपको लिखना है। इसका उपयोग, यूज, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग कहाँ होता है? यही आपका एग्जाम का क्वेश्चन रहता है। इतना तो कॉमन हो गया। लिखिएगा, HCl का उपयोग, HCl का उपयोग एक्वा रेजियस सॉल्यूशन बनाने में। HCl का उपयोग एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया विलियन बनाने में किया जाता है। HCl का उपयोग एक्वा रेजिया सॉल्यूशन बनाने में किया जाता है। कभी क्वेश्चन आ जाए कि एक्वा रेजिया में कौन सा अम्ल मिला रहता है? HCl। एक्वा रेजिया होता क्या है, इसका काम क्या है, ये जान लीजिए। एक्वा रेजिया एक सॉल्यूशन है जिसे हम रॉयल वाटर के नाम से जानते हैं। रॉयल वाटर क्या? शाही, शाही पानी की पनीर। ठीक है, शाही पानी बोला जाता है। ये एक्वा रेजिया का काम क्या होता है? इस एक्वा रेजिया में दो अम्ल मिलाए जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसमें दो अम्ल मिलाए जाते हैं। पहला HCl, पहला क्या मिलाया जाएगा? HCl, और इसके साथ नाइट्रिक एसिड मिलाते हैं, HNO3, नाइट्रिक एसिड। कभी आ जाए एक्वा रेजिया सॉल्यूशन में कौन कौन से अम्ल होते हैं? HCl और नाइट्रिक एसिड। इसका 75% और इसका मात्र 25%। सबसे ज्यादा कौन सा अम्ल? HCl। इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 3:1। तो ये 75% हो गया ना, और ये कितना हो गया? 25%। तो 3:1 के रेशियो में यूज होता है सबसे। इसका काम क्या है, इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग है नोबल मेटल, अक्रिय धातु को गलाने में करते हैं। कौन सा धातु को? अक्रिय धातु को गलाने में किया जाता है। अब ये अक्रिय धातु क्या है? वैसा धातु जैसे सोनार लोग जो यूज करते हैं, क्या? गोल्ड, सिल्वर। तो गोल्ड को डिजोल्व करना है, सिल्वर को गलाना है, तो हम क्या यूज करेंगे? एक्वा रेजिया वाटर। इसे हम क्या बोलते हैं? रॉयल वाटर। उसी में हम सोना को डाल देंगे और उसको हीट देंगे, तो क्या बन जाएगा? वह धातु क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। जैसे में हम गोल्ड का यूज करते हैं, सिल्वर का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? प्लेटिनम का। तो गोल्ड हो या सिल्वर हो या प्लेटिनम हो, ये सबको गलाने में कौन सा पानी का यूज किया जाता है? एक्वा रेजिया सॉल्यूशन। और इस एक्वा रेजिया सॉल्यूशन में क्या क्या मिला रहता है? HCl और नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक अम्ल। तो यहां से लिखिएगा कि एक्वा रेजिया सॉल्यूशन एक विलयन है जिसका काम होता है अक्रिय धातु नोबल मेटल को गलाना। नोबल मेटल मतलब क्या? सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सब लिखिएगा। हो गया?
तुम साथे साथे लिखते हो का जी? एसीएल का ये उपयोग है बाथरूम क्लीनर। बाथरूम क्लीनर समझते हैं क्या? कौन सा सोल्यूशन आता है बाथरूम साफ करने के लिए? हार्पिक। और क्या आता है? एगो एसिड के नाम से बिकता है, नहीं 25-30 रुपए में, उसमें एचसीएल मिलाया हुआ रहता है। ठीक है, तो कभी दिमाग में आ जाए, कभी क्वेश्चन आ जाए कि साहब की बाथरूम साफ करने में कौन सा अम्ल का उपयोग होता है? HCl। ठीक है, आपके पेट में भी कौन सा अम्ल? HCl। वही वाला अम्ल है। बैटरी में कौन सा? HCl ना, वह सल्फ्यूरिक एसिड रहता है। क्या रहता है? सल्फ्यूरिक। सब में HCl ना बोल लेना है। HCl का क्वेश्चन इसी से आता है। एक और है जो सोल्यूशन क्या होता है, इसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? तो सबसे देखना है HCl कितना परसेंट? 75। और नाइट्रिक एसिड 25। ये 3:1 के रेशियो में रहता है। तो देखना अगर दोनों अम्ल है तो दोनों को लेंगे, और एक है तो HCl को लेंगे। तो नाल लोग के पास ये मिल जाएगा। बोलिएगा एक और है सोल्यूशन दीजिए, तो ये क्या काम है तुम्हारा, तो लोग रखते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, बनता नहीं है, गलाया जाता है। अब इसे सोना बनने लगे तो कोई दिखते ना है। ठीक है, इसे सोना बनेगा नहीं, गलाया जाता है। और उसके अनुसार से आप ऑर्डर दे दिए कि हमको अंगूठी बनवाना है, थोड़ा दे दिए तो आ रहा है थोड़ा यूनिवर्सिटी, तो आप चैन बनाना है, अंगूठी बनाना है, उसके अनुसार से बनता है। हम मेटल नॉन मेटल में पढ़िएगा कि सबसे ज्यादा डक्टाइल और मल्यूटरी मेटल का ही होता है, गोल्ड और सिल्वर, इसीलिए उसको कुछ भी बना सकते हैं आसानी से। यहां तक हो गया? हुआ कि नहीं? चलिए, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी कैसा अम्ल है? स्ट्रॉन्ग के वीक, कल बताया था ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, और सबसे इसे बोला जाता है किंग ऑफ एसिड, किंग ऑफ एसिड या केमिकल्स। हिंदी में लिख लीजिएगा, अम्लों का राजा तथा रसायनों का राजा H2SO4 होता है। अम्लों का राजा तथा रसायनों का राजा किसको बोला जाता है? H2SO4। ये राजा है, सबका राजा, सब अम्ल का राजा। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल लिख लीजिएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा तथा रसायनों का राजा कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड एंड केमिकल्स,
चलिए, सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा तथा रसायनों का राजा कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा इसका वर्चस्व है इसीलिए राजा, रानी उनी नहीं कर देना। ठीक है, इसको हम तेजाब के नाम से जानते हैं। कौन सा अम्ल को तेजाब बोला जाता है? अगर ये थका हुआ क्वेश्चन कभी आ जाए तो कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा कि तेजाब किसे बोलते हैं, HCl को बोलेंगे कि नाइट्रिक अम्ल को बोलेंगे कि सल्फ्यूरिक, तो इसी का दूसरा नाम क्या है? तेजाब। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल को ही तेजाब बोला जाता है। सबसे महत्वपूर्ण इसका उपयोग, यूज, उपयोग नंबर 1। अब ये उपयोग नंबर 1 क्या है? बैटरी का पानी बनाने में, बैटरी का पानी में H2SO4 का ही यूज किया जाता है। बैटरी वाटर में, H2SO4 का यूज किया जाता है, लेकिन सिर्फ बैटरी वाटर में H2SO4 नहीं होता है। इसमें रहता है आसुत जल। आसुत जल को क्या बोलते हैं? डिस्टल वाटर। इसका पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए? दिखवाया था ना कि जब तक आसुत जल नहीं रहेगा तब तक पीएच वैल्यू 7 नहीं सूखना। ठीक है, इसमें कोई भी आयन नहीं रहता, फ्री आयन नहीं पाए जाते। फ्री आयन रहे तो ये एसिडिक या बेसिक हो जाएगा। तो कौन सा पानी में कोई भी आयन नहीं पाया जाता है? डिस्टल वाटर में। और इस पानी के साथ हम मिला देते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये दोनों को मिलाने से जो पानी बनता है उसी पानी को क्या बोलते हैं? बैटरी का पानी। लेकिन एक रेशियो होना चाहिए, इसमें आसुत जल का परसेंटेज 62% प्लस H2SO4 कितना बचा? 38। तो सल्फ्यूरिक, बैटरी के पानी में सल्फ्यूरिक अम्ल कितना परसेंट होता है? 38। सबसे ज्यादा क्या रहता है? पानी। कैसा पानी? फ्री आयन, यानी जिसमें आयन पाए नहीं जाते, कोई भी आयन नहीं पाया जाता। आयन नहीं है तभी तो उसका पीएच वैल्यू 7 है। अब ये जिसमें आयन नहीं है वह इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड की बैड? बैड हो जाएगा ना। इसमें विद्युत प्रवाह होगा? नहीं होगा। अब इसमें अम्ल डाल देंगे, अब होगा, क्योंकि अभी इसका जैसे पानी में डालें तो ये टूट जाएगा, हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में। तो हाइड्रोजन आयन में टूटा तो वह अम्ल हुआ कि बेस? अम्ल। तो इससे जो पानी बनता हुआ कैसा पानी बनेगा? बैटरी का पानी। तो बैटरी का पानी में कौन सा एसिड? H2SO4। और साथ में कौन सा पानी? आसुत जल, जिसे हम प्योर वाटर के नाम से भी जानते हैं। मिनरल वाटर प्योर वाटर है कि नहीं? मिनरल वाटर प्योर वाटर है कि नहीं? यस या नो? नहीं समझते मिनरल वाटर? जैसे नहीं आता मिनरल वाटर 20 रुपया में, तो अब प्योर है कि नहीं है? उसमें आयन है तो हम प्योर नहीं कर सकते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा? प्रवाह हो जाएगा, तो वह प्योर वाटर नहीं है। पीने के लिए सही है, पीने के लिए प्योर वाटर की जरूरत थोड़ी होती है। इसमें आयन नहीं है तो कोई फायदा नहीं है पीने से। चलो दूसरा है अग्निशामन बनाने में। अग्निशामक होता है, अग्निशामक बनाने में। अग्निशामक समझते हैं? अभी लगा हुआ है ना ऑफिस में, देखना रेड हॉस्पिटल में लगा रहता है, कोचिंग वगैरह में। इससे बोलते हैं स्टीम गाइजर। ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। बिहार एसएससी बार ये क्वेश्चन को डाला है जब लिया। अग्निशामन में कौन सा अम्ल का यूज किया जाता है? H2SO4। क्यों करते हैं ये समझना है। ठीक है, तो देखो अग्निशामन का काम क्या है? आग बुझाना। इसका काम क्या है? आग को बुझाना। तो आग का लगना क्या काम है? आग कैसे लगता है?
बताओ तुम लोग जी, तुम आग कैसे लगता है? इन लोग बोले कोई बात नहीं सर, हम लोग एक बात बोल देंगे आग लग जाएगा। हाँ? अरे हम आग कैसे लगता है, सल्फ्यूरिक एसिड खोजोगे? आग कैसे लगता है? आग को हमको आग लगाना है तो क्या चाहिए? सल्फ्यूरिक एसिड। ये कौन सा लॉजिक है? हाँ? अरे दहन का सिद्धांत क्या कहता है? हमको आग लगाना है तो हमको ईंधन चाहिए, क्या चाहिए? फ्यूल। और क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और कुछ नहीं, इसका इनिशियल टेम्परेचर, जिस तापमान पर आग लग जाता है, यही ना चीज चाहिए। अब यहां से आग लग गया, अब ये आग को बुझाना है, तो इस आग को बुझाने के लिए हमको कुछ नहीं चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल गया तो सही है। तो जो अग्निशामक जो होता है, उससे जो गैस रिलीज होती है वो कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ही आग को बुझाने में काम आता है। लेकिन हम तो ये बता रहे हैं कि अग्निशामन में कौन सा एसिड रहता है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये थोड़ी बुझाएगा, ये आग को क्या लगा देगा, बुझाएगा नहीं। ये कैसे बनता है? जो अग्निशामन होता है इस तरह से चैम्बर के फॉर्म में अंदर बना हुआ रहता है, देखे है ना? अंदर और पार्ट नहीं देखेंगे, यहाँ लगा हुआ रहता है इस तरह से प्रेशर। ठीक है, इसमें दो चैम्बर रहता है। अब ये दो चैम्बर समझना क्या क्या रहता है। इसमें डाला हुआ रहता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये वाला चैम्बर में डाला रहता है NaHCO3 जिसे हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइ, ठीक है। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, इस सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे इसको हम प्रेस करेंगे, ये दोनों को प्रेस करेंगे इस चैम्बर को, ये चैम्बर का मेम्ब्रेन ओपन हो जाता है। यहाँ से प्रेस करने से क्या हो जाता है? ये जाली ओपन हो जाएगा, जिसके कारण से ये दोनों आपस में क्या कर जाएगा? रिएक्शन। रिएक्शन किसके बीच में हो रहा है? H2SO4 इसके साथ क्या मिल गया? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये जैसे रिएक्ट करेगा तो यहां से क्या बन जाएगा? इसको काट दो, ठीक है। क्या बन जाएगा? सोडियम सल्फेट। ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, यहां से बन जाएगा सोडियम सल्फेट, और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस पानी। तो गैस कौन सा बना? कार्बन डाइऑक्साइड। गैस प्रेस करने से कौन सा गैस बाहर निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। और यही कार्बन डाइऑक्साइड इस आग को बुझा देता है। तो अग्निशामन से जो गैस निकलती है वो कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशामन में जो अम्ल रहता है वो कौन सा अम्ल? H2SO4। अग्निशामन में जो सोडा रहता है वह कौन सा? सोडियम बाइकार्बोनेट। समझ में आया? तो अग्निशामन में उपयोग होने वाला अम्ल बताइए? H2SO4, और इसके साथ क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। और इससे जो गैस बाहर निकलती है वो कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, जो आग बुझाने में सहायक होता है। समझ में आई बात? तो अग्निशामन में कौन सा अम्ल यूज किया जाता है? H2SO4। तो इसको लिख लीजिएगा। दूसरा उपयोग कि अग्निशामन बनाने में या अग्निशामन में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। लिख लो, अग्निशामक, अग्निशामक में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, दोनों लिख लेना, अग्निशामक में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अग्निशामक में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अब ये दोनों को उपयोग करने से कौन सा गैस रिलीज करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेन अग्निशामक में यही गैस का उपयोग है, यही काम करता है आग बुझाने में। इस रिएक्शन को लिख लीजिएगा, ठीक है।
हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? एक प्रदूषण गैस है। इसके साथ पानी मिला देंगे तो कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल। और अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल सबसे ज्यादा? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका तीसरा यूज क्या लिखेगा कि अम्ल वर्षा में, यानी इसका तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि अम्लीय वर्षा में कौन सा एसिड पाए जाते हैं, कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसके साथ क्या? नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो ये दो अम्ल जो है वह एसिडिक रेन वाटर में पाया जाता है। चलिए, 2 हो गया। तीसरा लिख लो। यहां तक हो गया। तीसरा लिख लीजिए, लास्ट पॉइंट, इसके बाद छोड़ दीजिएगा आज। तीसरा लिख लीजिएगा, अम्ल वर्षा में, ऐसे कल बताए थे ना, अम्ल वर्षा में, अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। H2SO4 और HNO3। अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। बाकी इसके आगे कल। ठीक है, यानी नेक्स्ट क्लास में मंडे को क्या है, रूटीन बता दिया, उसके अनुसार आइएगा। ठीक, कल आप लोग का टेस्ट होगा। जो टाइम है, जो